अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, बिलखुसूस नौजवानों के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की। प्रोग्राम देखने वाले ये चाहते हैं कि अवामी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का जो मरहला है वो अब आने को है, और सवाल ये है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कोई भी बल्दियाती हुकूमत तश्कील पाती है, क्या वो डिलीवर कर सकेगी? क्योंकि महदूद इख्तियारात में ये क्यों कर मुमकिन है कि कोई अपना काम ठीक तरह से अंजाम दे, और इसके लिए एक मरबूत पॉलिसी की, एक हिकमत अमली की, कानून साजी की ज़रूरत है। और माजी में ये हुआ, मुख्तसरन मैं अर्ज़ करता चलूँ यहाँ पे, कि एक कानून के ज़रिए, एक तरमीम के ज़रिए ही ये बल्दियाती हुकूमतों के जो इख्तियारात थे उनको ख़त्म किया गया। और ख़त्म करने में जो लोग शामिल थे, ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है, वो ही बाद में दुहाई देते नज़र आए कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार किया जाए। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बात समझना कि आखिर क्यों इन मामलात के ऊपर इस तरह की सियासत की गई, और एक आम आदमी के जो मसाइल जहाँ सबसे ज़्यादा जल्दी हल हो सकते हैं, या समझ लीजिए कि हल ही वहाँ पर हो सकते हैं, वो बल्दियाती हुकूमत जो होती है, थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, तीसरे दर्जे पे जो आती है, उसके इख्तियारात को महदूद भी किया गया और कहीं कहीं उसको ख़त्म भी किया गया। और उसके बाद जो है हमने देखा कि आम आदमी के जो मसाइल हैं, बिलखुसूस मैं शहर कराची की बात करूं, तो बिल्कुल भी हल नहीं हो सके और उनका एक अंबार लगता चला गया। बहरहाल इन मामलात के ऊपर यकीनन गुफ्तगू की जाएगी, और साथ साथ ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, किस तरह ये मरहला जो है मुकम्मल होगा, हल्का बंदियों के हवाले से जो मामलात हैं, तमाम इंशाल्लाह आगे चल के ज़ेर बहस आएंगे, बड़ी खुलकर इन पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन आज कुछ और मामलात हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी, कौमी मामलात हैं, उनको ज़रूर आज ज़ेर बहस लाया जाएगा। प्रोग्राम में सईद रशीद साहब तजियाकार हमारे मेहमान हैं, जो मैं कि रोज़ हम उन्हें मदऊ करते हैं पहले सेगमेंट में, आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब सईद रशीद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सईद साहब, बहुत सारे मामलात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा फ़र्दन फ़र्दन इनके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। सबसे पहले जो नए क़वानीन के हवाले से बात हो रही है, और इससे पहले भी ये बाज़गश्त होती रही कि जो भी नई हुकूमत आएगी सबसे पहले नैब के क़वानीन में तरमीम करेगी। मेरी और आपकी राय शायद ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो नैब के हवाले से, उनके क़वानीन के हवाले से, लेकिन ये जो तरमीम थी, ये कहा यह जा रहा है कि नागुज़ीर हो चुकी थी, और शायद अभी इसका जो फ़ायदा है या फ़ादियत उसकी इस वक्त इतनी ना समझ में आए, लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये मामलात समझ में आ जाए। फरमाइए, आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, देखेंगे जो नैब का कानून था, ये एक आमिर ने बनाया था जी 99 जी, मुशर्रफ साहब का बनाया मुशर्रफ साहब, और उन्होंने डिज़ाइन ही किया था। और उसमें जो मेन वकला थे वो आज भी डिफरेंट पार्टियों में हैं। ऐसा ही, ऐसा ही आज भी जो उनके आज भी साथ थे मौजूद। बनाने वाले, आज भी बहुत खूब, डिफरेंट पार्टियों में। मैं नाम नहीं लेता मगर आप समझ गए होंगे। यकीनन। और वो डिज़ाइन किया गया था कि इसलिए कि जो फौजी हुक्मरान होता है उसकी ग्राउंड लेवल पे तो बेस नहीं होती, तो उसे इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं जी, अपने आप को स्टैंड करने की। बिल्कुल ठीक है। और इलेक्टेबल्स के लिए उन्हें कोई ऐसी चीज़ थी कि उन्हें अट्रैक्ट करें, जी और अट्रैक्ट करने के लिए दो ही सूरतें थी। या तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो, जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जी, ये कि लोग उसमें शामिल हो जाए, या तीसरी बात थी कि उन्हें किसी तरह ब्लैकमेल करके लाया जाता ऐसा था। ही। तो वो उन्होंने, और मैं दो तीन बड़े नाम बता दूं आपको जिन पे बड़ा सीरियस नैब का चार्ज लगा और वो मुल्क से बाहर भी चले गए। जी, शेरपाओ, ठीक है, वो सारा जब ख़त्म हुआ, सिर्फ उनसे ये एग्रीमेंट हुआ कि तुम आ जाओ इधर, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, और उन्हें बताइए इंटीरियर मिनिस्टर बना दिए। बताएं। सिर्फ एक हफ्ता पहले उन पे नैब के केसेस थे जी बिलियंस जी, के, और वो चेंज हो गया। वो जो था
पीपल्स पार्टी का था जो बनाई इन्होंने, पीपल्स पार्टी के 12-15 लोगों को तोड़ा, फैसल हयात, ये सारे ये सब उसी के थ्रू, रॉ सिकंदर इंतकाल हो गया, उनको सारों को साथ दिया। तो उस वक्त तो उनका स्कोप यही था टोटल, और उसमें जो प्योरली हिट हुए वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हुई हिट जी। अच्छा देखें, पीपल्स पार्टी के अंदर जो बहुत सारे इन्होंने तजुर्बे कर लिए, एक दफ़ा बाईकाट भी कर लिया, एक दफ़ा फौज से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी इन्होंने तसल ले लिए करके अब काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहता हूँ 90% मैच्योर हो चुकी है वो हर स्टेप। अगर आप बिलावल को देखेंगे, बात करने से पहले बहुत बैकग्राउंड पे रहते हैं। यही जो आज हुआ है तालिबान के साथ, आप मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगाएं। जरदारी ने और बिलावल ने आते ही सबसे पहले कहा कि नहीं, हम तो पहले अपने नेशनल उसमें रखेंगे, फिर अपनी पार्लियामेंट में रखेंगे, सबसे डिबेट कराएंगे, उसके बाद जो भी हमने उनसे एग्रीमेंट्स करने होंगे। दिस इज कॉल्ड द बेसिक डेमोक्रेसी कि आपको सब। अब क्या होगा कि ये जो कुछ भी करेंगे ना, कोई उंगली नहीं उठाएगा यार तुमने खुद से मिलके कर लिया, जबकि ये सबसे बड़े क्रिटिक थे तालिबान से वो करने, मगर उन्हें पता था कि इस वक्त मुल्क की जरूरत है हमें, और जंगों से कभी मसले हल होते ही नहीं है। उन्हें पता था कि जो भी बैकग्राउंड से ही एक दिन हमें इनसे टेबल पे बात करनी होगा। हमारे जैसे मुल्क ने 20 साल बाद तालिबान से मेज पे बात की, तो उस वक्त जब ये हुआ और ये पूरी दोनों पार्टियां क्रश हो गई, मतलब एक के पास 17 सीटें आई, एक के पास 20 आई, और पूरी टोटल काफ लीग, किंग लीग्स और बनती चली गई। मगर 2008 में जब दोबारा जरदारी साहब आए बेनज़ीर की शहादत के बाद, इन्होंने जब 18वीं तरमीम की तो इन्होंने नून लीग को, फिर उससे पहले बेनज़ीर इनके साथ मिसाक जमहूरियत कर चुकी थी और ये सारी चीज़ें सेटल कर चुकी थी कि हमने ये सब ख़त्म करने, एक दूसरे को गिराना नहीं है, 5 साल का मैंडेट जिसको मिले। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ एक सूरत में है कि जितनी पार्टियां हैं, पीटीआई, ये सारी छोटी बड़ी सारी, और जितनी नेशनलिस्ट, सबको एक दफ़ा किसी जगह पे बिठाएं, ग्रैंड डायलॉग करें, और 4-5 फोरम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर इन सब से, जैसे वो पॉप का जो नहीं होता, जो इलेक्शन होता है कौन पॉप बनेगा, सबको बंद कर देते हैं, बंद करके, और उसके बाद जब धुआं उठता है तो बोलते हैं अब सिलेक्ट हो गया, लड़ो मरो जो भी है। इस तरह 4-5 चीजें आपकी इकोनॉमिकल, ये सिख जितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, PIA ये वो, इसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, बल्दियाती कवानीन के ऊपर। आपने बड़ी अच्छी बात की है सईद भाई, लेकिन ये तो फरमाइए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी मैच्योर हैं। अभी आपने बात की जैसे कि एक मिसाक जमहूरियत साइन हुआ, लेकिन फिर हुआ ये कि जनाब बाद में फिर जो अपोजिशन पार्टी थी वो उड़ के अदालत चली गई और उसने जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस दाखिल कर दिया, और नतीजा ये निकला कि अदालत को फ़ैसला करना पड़ा। अब वो मामला जो भी था, ख़त लिखने का ना लिखने का, वो एक अलग बात थी। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ उनको जनाब सेट असाइड किया गया। अब कहने का मकसद ये कि ये तो हमारी रिवायत रही है, उस वक्त भी अच्छी खासी हम ये ख्याल करते थे, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि ये शायद मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो गलतियाँ होती रहीं। नैब कवानीन के हवाले से उस वक्त भी ये बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी ने ओपन ऑफर की, जबकि उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी। गवर्नमेंट कभी रहते हुए गवर्नमेंट में नैब को नहीं खत्म करते, इसलिए कि गवर्नमेंट ने तो उस टूल को यूज करना होता है। ऐसा ही है। मगर इन्होंने ऑफर की कि देखो हम ये 2 चीजें खत्म करते हैं, नैब और 62-63। मगर नून लीग को उस वक्त भी एक खुमार था, घमंड था अपने उसका, और उन्हें पता था हमने आगे आना है और हमने इनको रगड़ना है, उनको रगड़ना है। इन्होंने नहीं माना। आज अपने मुंह से कोई ऐसा उनका लीडर नहीं है जो एक्सेप्ट नहीं करता हो कि हमारी टेक्निकल गलती हुई है। और मैं आपको बताऊं, अब जो हुआ है ना रिवीजन, जब इमरान ने रिवीजन किया था उस वक्त भी, और अब इन्होंने खुद जो अमेंडमेंट की है, नून लीग अभी भी राजी नहीं थी। ये जरदारी साहब थे जिन्होंने जोर दिया कि देखो अभी भी नहीं करोगे, फिर 5-10 साल बाद तुम ही फंसोगे इसके अंदर आके, इसको कर लो। नून लीग राजी नहीं थी, इसलिए वो तो कह रही थी कि हमने तो भुगत लिया, हमने तो 18 महीने का रिमांड भुगत लिया, जेलें भुगत ली, अब ये सारे कवानीन लगेंगे PTI की गवर्नमेंट पे, उनके ऊपर जाके, और इनको थोड़ा सा रगड़ा आना चाहिए। मगर जरदारी साहब का एक विजन बहुत स्ट्रांग है
मैं जितना भी उनका क्रिटिक सही, मगर कुछ चीजों में वो बहुत मेच्योर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उन्होंने ये जोर दिया कि ये करो, ये थोड़े दिन जो लगे थे इसी वजह से कि इसको देख रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि नैब का जो कवानीन इन्होंने अमेंड किए उसमें से कुछ शिकें ऐसी हैं जो इन्होंने प्योरली की हैं, बाकी 85% आपके जो वजीर है कानून का, उसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि 85% ये वो हैं जो ऑर्डिनेंस के तहत अलवी साहब ने पास किया था, और अगर ये नहीं है तो मैं रिजाइन कर दूंगा फ्लोर पे खड़े होकर। बॉटम लाइन। और जो बाकी के हैं 10-15% वो इन्होंने किए हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो वो हैं जो इन दोनों ने किए थे, ऑर्डिनेंस में भी हुए थे, और अभी मैं पूरा पढ़ के आया हूँ, सारी चीजें देख के। देखिए, एक इन्होंने भी जब पूरा ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन और बुरी तरह माशियत प्रॉब्लम में आ गया इमरान खान, तो इसको समझदार लोगों ने समझाया, हफीज शेख ने, शौकत तरीन ने, कि भाई तुम नैब की अमेंडमेंट नहीं करोगे ये नहीं चल सकेगा मुल्क। ये हर मिनट पे एक बिजनेसमैन को उसको पकड़ते हैं। और मुझे याद है इसने जब पहला ऑर्डिनेंस लाए, फिर दूसरा ऑर्डिनेंस लाए, इमरान कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया और उसने कहा मुबारक हो, अब हमने इसके दांत निकाल दिए, ये सारी चीजें खत्म कर दी हैं, अब आप बेफिक्र हो के यहाँ बिजनेस करें। ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग ली कि ब्यूरोक्रेट्स अब बेफिक्र रहो, तुम्हारे डिसीजन पे नैब नहीं करेगी। इन्होंने खुद अमेंड किया और इनको पता था कि इसकी क्या अहमियत है, वरना मुल्क रुक जाता था, कोई साइन ही नहीं करता था। प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है, कोई साइन ही नहीं कर रहा। ये LNG और ये सब लेट जो हुई थी टर्मिनल, सिर्फ इस वजह से हुई थी कि कोई बोलता है मैं क्यों रिस्क लूं। तुमने एक सही चीज वाले पे तो खाकान को पकड़ लिया, तो अगर जरा सा मेरा आगे पीछे हुआ तो मैं तो फिर गया। वो जैसे गया था आपका क्या नाम था, नवाज शरीफ का जो था, वो तो कितने 2 साल अंदर रहा, उसके बाद अभी पता चला कि इसमें कुछ जान ही नहीं थी। तो वो पॉइंट्स इन्होंने किए, मैं वो पॉइंट बता, एक तो टैक्स रिलेटेड जो FBR के डोमेन में आते हैं वो इधर से हटाया इन्होंने, इसलिए कि वो उसकी अपनी कोड, बैंकिंग कोड्स हैं, उसके FBR है, FIS मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही जरा सी बात होती है, वो भी आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए कहाँ से आ गए, नैब का केस बिल्कुल, तो वो उन्होंने उधर से हटाया, ये इमरान ने हटाया था, इन्होंने उसको फर्दर वो कर दिया। ठीक है, वो डिसीजंस जो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट में लेती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, ये सारे, उसमें नीयत तो सही थी उनकी, मगर डिसीजन गलत था, उसके ऊपर नैब टच नहीं करेगी। अब ये बताएं कि प्रोजेक्ट्स अब इस दफा इमरान खान ने किया है ना, जो फंसना था इनके, उन्होंने फंसना था, इन्होंने अपने आप को बचाया था उस वक्त 2020 के अंदर, इन्होंने उसको भी रखा। बिल्कुल ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे नेप्रा है, ये इनके डिसीजंस, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो सेंट्रल बैंक है, जहां सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इरेगुलरिटीज के, जहां पे मॉनेटरी अफेयर्स को हैंडल किया जाता है, सबसे बड़ी तो आपने वहां पर जो उनको एग्जम्पशन दी है, अमेंडमेंट की थी, ये बात याद है या नहीं है कि इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप उससे सवाल नहीं कर सकते कि अगर वो 50 करोड़ रुपए या इससे ऊपर की भी अगर वो करे तो उससे सवाल नहीं किया जाएगा। लोग पता नहीं किस उस दौर में रह रहे हैं, वो ये करने वाले, इन्होंने खुद अपने ऑर्डिनेंस इन्होंने ही किया। अच्छा, वो बिल नहीं बना था अभी, जी ऑर्डिनेंस था, वो ऑर्डिनेंस काम हुआ था ना, बताएं। ठीक है, देखिए मैंने 3 बता दिए, प्लस जजेस जो हैं अपॉइंट करने का तरीकेकार, नैब के चेयरमैन का, ये कुछ अमेंडमेंट्स इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किए। मैं वो अब आपको बताता हूँ वो क्या थी। अच्छा, इसी के अंदर ये 500 मिलियन से ऊपर के केस लेंगे, वो इमरान ने भी कहा था, इन्होंने कहा था 5 लाख 10 लाख का केस है, उसको नैब में रगड़ दिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये 5-6 तो मैंने बताई जो बिल्कुल दोनों के साथ सेम थी, वो भी ये भी चाहते थे, वो भी चाहते। नून लीग नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि ये अब रगड़े में आए, इनके डिसीजन आए, और इनके इतने बड़े बड़े डिसीजंस हैं LNG के, जिसपे नैब इन्हें 2-2 साल पकड़ सकती थी, बहुत बड़े बड़े केसेस थे, मगर ये इससे बचे कि भाई ठीक है, आपकी नीयत की गलती नहीं है, आप बोनाफाइड थे, उसमें गलत डिसीजन ले लिया। हमाद के जो अफेयर्स थे ना, ये जो सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये अभी अनर्थ होंगी ना, तो ये सबसे पहले तो ये पकड़ा जाएगा। अभी देखिए आप, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता, और ये आके बोल रहे हैं अपने आप को बचा लिया। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज किए, और वो बिल्कुल स्पेसिफिक थी, मैन स्पेसिफिक। चेयरमैन की तकर्र
इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी ऑपोजिशन लीडर से, जबकि ये इनकी 50 साल की एक वर्किंग के बाद हुआ था कि जब भी दुनिया में कोई अपॉइंटमेंट करेंगे हम तो दोनों मिलके करेंगे। अच्छा सईद भाई, यहाँ आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर कुछ मामला हैं, आपके सवाल आते हैं, उसके ऊपर बात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, सईद रशीद साहब तशरीफ़ फरमाए मुल्की हालात के ऊपर बात कर रहे थे। इस वक्त शायद यही ऐसा मौजू है जिसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं और सुनना भी चाहते हैं। यह हमारा गुमान है, ये हमारा ख्याल है, ऐसा हम समझते हैं। हो सकता है कि हम गलत हों अपनी बात में, लेकिन जो फीडबैक मिलती है उससे यही अंदाज़ा होता है कि हर शख्स अब सियासत के बारे में बात करना चाहता है या सुनना चाहता है। मुल्की हालात पे गुफ्तगू हो रही थी, कुछ देर पहले नैब क़वानीन के हवाले से बात की। आगे बढ़ते हैं ज़रा। एक साजिश का तस्करा हुआ था कुछ अर्से कबल जब हुकूमत गई थी, फिर वो सिलसिला जो है वो कहीं थमसा गया, क्योंकि उस बयानिए में ना कोई ज़ोर था ना दमखम था। इधर उधर की बातें होती रहीं, वही मज़रत के साथ अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं ना चाहते हुए इस्तेमाल करूँगा, नॉनसेंस, कोई इस तरह की बातें होती रहीं। फिर वो इधर उधर चला गया, फिर मालूम हुआ कि जनाब किसी सरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, फिर किसी के ऊपर चला गया, वो किसी पे। अब वो घूमता घूमता चौधरी फवाद को मैं दूसरे दिन सुन रहा था, मैंने कहा 2-4 मिनट ज़ाया कर लेने चाहिए। वैसे मैं ऐसे गैर ज़रूरी लोगों की बात नहीं सुनता, लेकिन वो कोई एक और ही कहानी जो है वो सुना रहे थे। अब तोपों का सारा रुख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, और उसमें भी खास तौर पे असद उमर जैसे ने यार, असद उमर साहब जैसे अब बात कर रहे हैं। अब आप सोचें इकोनॉमी के बोल ऊपर क्या रहे हैं जी। आप कैप्टाबाद कमीशन की कहाँ इन्वेस्टिगेशन, बताए कहाँ से कहाँ रिलेट कर रहे हैं। आप पूछ लेते जब जावेद इकबाल साहब बैठे हुए थे नैब के चेयरमैन के, रोजाना आपकी मुलाकातें हो रही थी, पूछ लेते, शहजाद अकबर के साथ चाय पानी हो रहा था, आप पूछ लेते, उस वक्त सवाल कर लेते जी। उस वक्त जिन लोगों ने एतराज़ किया था ना, मुझे आज भी याद है, इन्होंने उनको गद्दार कह दिया था जी। मैं आसमा जहांगीर जो एडवोकेट थी जी, उन्होंने इस पे बात की थी, फिर डॉन लीग पे उन्होंने बात की थी, और फिर जब नवाज शरीफ कोट पहन के गए थे ना कोर्ट में, मुझे अच्छी तरह याद है आसमा जहांगीर ने इंटरव्यू दिया था जी। वो उस वक्त पीपल्स पार्टी को लाइक नहीं करती थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा था नवाज शरीफ तुमने गलती की है, एक दिन ये तुम्हारे गले आएगा, तुम्हारे अपने लोगों को तुम रगड़ने जा रहे हो किसी के कहने से, ये तुम्हारे गले आ जाएगा। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। वो तो मोहतरमा आज अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो है नहीं, मगर मैं कहता हूँ उन्होंने उस दिन कह दिया था कि गलती कर। अच्छा, मैं नैब को पहले फिनिश करता हूँ। जी मुकम्मल कीजिए। मैंने जो 5-6 पॉइंट बताए, ये तो वो थे जो इमरान ने भी किए थे। अब मैं वो पॉइंट बोलूंगा, तुम बिल्कुल न्यूट्रल होकर यासिर मुझे बताना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, ये बैकग्राउंड पूरा देख लो कि इस 10 साल में नैब ने क्या क्या किया है। चेयरमैन का टेन्योर 3 साल से ज्यादा होना चाहिए था कि नहीं होना, अल्लाह का वास्ता नहीं होना। फिर जो चेयरमैन है जो दुनिया को सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, उसको आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये अमेंडमेंट की है इन्होंने। अब कोई गुनाह किया है वो तो सीधा कर दिया कि वापस ऑपोजिशन लीडर के पास आ जाए, ठीक है। उसके बाद बीच में एक फ्लॉ आया कि इन्होंने चेयरमैन का डिसीजन नहीं लिया, तो इन्होंने कहा यही चलेगा, इसलिए डिसीजन नहीं हुआ। वो इन्होंने अमेंड किया कि नहीं ऐसा नहीं है, चेयरमैन तो जाएगा, जो डिप्टी चेयरमैन है वो एडॉप्ट आ जाएगा। ये बताइए मेरे को गलती है, आप एक लॉयर हैं, आपको बताइए, बिल्कुल सिंपल। और वो डिप्टी भी नहीं हो तो एक सीनियर आदमी बन जाएगा, जैसे स्टेट बैंक में, एफबीआर में, सब जगह ये होता है। ये इन्होंने अमेंड की, कोई गुनाह कर दिया डिप्टी को लगा दिया, सीनियर को लगा दिया। इन्होंने ये कहा कि हम इतने जजेस डालेंगे इसके अंदर, और उसकी सारी अपॉइंटमेंट ले ली सदर ने अपने पास। अब मुझे बताएं, कभी सदर के अपॉइंटमेंट से कोई अनबाइस आदमी आ सकता है? नहीं आ सकता। और फिर उनकी सैलरीज 8-8, 10-10 लाख के साथ रख दी, तो वो कैसे मतलब किसी के उसमें 22 डिसीजंस नहीं देगा। ये इन्होंने अमेंड किया कि जजेस की अपॉइंटमेंट सेम वैसे ही होगी, चीफ जस्टिस उस इलाके का, सिंध का, वो करेगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी, वो भी 3 साल की होगी, उसके बाद खत्म, नो एक्सटेंशन। अब बताएं इसमें कोई गलती है? नहीं, ये हर आदमी की दिल की आवाज है। ऐसा ही। अच्छा, 500 मिलियन से ज्यादा का उन्होंने भी बोला था, इन्होंने भी बोला। जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें डाली हैं यार यासिर, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी है इमरान खान। 6 महीने में प्रोसिक्यूटर उस केस को फाइल करेगा,
अगर वो फाइल नहीं कर सका तो खत्म। अब ये उठा के देख लेना कि इससे पहले जो हुआ पीटीआई के दौर में मैं क्या हुआ है, उन्होंने तो भुगत लिया, वो तो चालान नहीं जमा हुआ। चालान आप जमा देखें नहीं ना, हुआ। राना सनाउल्लाह अच्छा का उस केस दिन मुझे, बेहतरीन केस है, आप देख लें उसको। हाँ बताइए यार क्या अशर है। और क्या मैं ज्यादती है। हैरान होता हूँ कि हमारी इतनी इनोसेंट अवाम है, मैं आज अवाम से भी कहता हूँ, और उतने ही हमारे झूठे लीडर हैं। टीवी में आके जिस दिन इन्होंने वो लिया है ना हल्फ, प्राइम मिनिस्टर ने और वो हमजा ने, इन्होंने कहा आज चालान जमा होने जा रहा था और इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यासिर आप भी वकील हो, जिस वक्त चालान जमा हो जाता है ना कोर्ट में, तो मुलजिम बिल्कुल फारिग हो जाता है। ऐसा ही अब ना उसे जाना होता है, ना उसे बेल लेनी होती है, ना उसको कोई अटेंडेंस देनी होती है, उसका वकील लड़ रहा होता है, और वो एक्सटेंड करे, रगड़े, जरा करे, जो भी है। जिस दिन चालान, और असल जो नैब फायदा उठाता था, चालान ही तो जमा नहीं कराता नहीं हो रहा था, 18 महीने रगड़ता था। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। चालान जिस दिन मुलजिम का जमा हो जाता है, जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो सबसे पहले जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ना, वो सारी चीजें मान लेते हैं। आप उज़ैर बलोच को देख लें, सबको देख लें, सारी चीजें मान लेते हैं, लिख के देते हैं, वो भी हमने मान ली। चालान जमा होता है, कोर्ट में आता है, जैसे ही कोर्ट में आता है सबसे वो मुकर जाए, बोलते हैं आप चलो। देखें 700 कितने केस चढ़ाए थे, 10 भी नहीं रहे, सारों से बरी हो गया। वो पहले उसने माना था, जीआईटी के सामने मान लिया, सब जीरो वैल्यू है जब तक कोर्ट में नहीं आएगा, जरा नहीं होगा। तो वो इन्होंने भुगत लिया। फिर इन्होंने ये रखा कि अगर कोई प्रोसिक्यूटर फॉल्स केस बनाएगा, जो कि कितनों पे, फवाद हसन फवाद थे वो साहब जिनको रगड़ा था इन्होंने, और मैं उनका इंटरव्यू सुनता, इतने लायक आदमी है, काबिल आदमी है, इतनी अच्छी बात करते हैं, दिल खुश होता है उनके साथ ज्यादती की। अब मुझे बताएं, और 4 साल बाद एक वो ब्रिगेडियर साहब ने खुदकुशी कर ली, और आपको पता है अभी इनोसेंट साबित हुए। पता है उनकी तो फैमिली रुल गई ना, कितना बड़ा दाग लगा है। तो इन्होंने अब ये रखा है कि अगर कोई ऐसी प्रोसिक्यूशंस करता है फॉल्स केस में, तो उसको 6 साल जेल होगी। बिल्कुल ठीक है, दुनिया के अंदर है, 1 साल 2 साल तो है सर, जाली एफआईआर के ऊपर भी है। आप अभी टोटल कॉस्ट वो आदमी बियर करता है जिसने गलत फाइल किया, जजों के पैसे कैलकुलेट होते हैं। काउंटर एफआईआर का आप कानून करें, उसको ट्रांसपेरेंट करें। अभी देखें आपके आधे से ज्यादा, अब मुझे बताएं ये गलत बना है, ये सारी सेफ्टी दी है इमरान के सारे बिल्कुल ऐसा ही केसेस को, ये बच जाएंगे जी। फिर 1 साल के अंदर, 3 साल में अगर पूरा फाइनल नहीं हुआ तो केस खुद ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या इन्होंने फायदा उठाया, इन्होंने तो भुगत लिए, सारे भुगत लिए इनके तो ऑलमोस्ट। अब ये सारे इमरान को आएंगे। अब मुझे हैरान होता हूँ कि अच्छा, फिर जो सबसे इसमें खतरनाक काम था ना, रिमांड का था जी। रिमांड के चक्कर में 3-3 साल ये रगड़ते थे। अब इन्होंने कहा 14 दिन का रिमांड मैक्सिमम, इसके अंदर अगर आप चार्ज फाइल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो खत्म केस आपका। ये बताएं कि गलती है इसके अंदर? बिल्कुल सही है, जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है। तो आप इन्वेस्टिगेशंस करें 25 साल। देखें वो अल्ताफ हुसैन के मर्डर केस, और वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, चार्ज उन्होंने फाइल नहीं किया। इसलिए नहीं किया है कि जब तक पक्के एविडेंस 99.9% के नहीं होंगे, वो चार्ज नहीं फाइल करेंगे, बाउंस बैक होता है ये सारी चीजें। इधर तो इतनी सी बात सुनी, यासिर ने जो है 10 लाख रिमांड में एक्सटेंशन ले रहे थे बार बार। जब देख रहे थे ये केस के अंदर, मैं राना सनाउल्लाह साहब के केस को मैं देख रहा था हवाला के, जब आपने उनकी गाड़ी में से वो निकाला। अब आप देखें आपका जो वजीर है, मैं क्या कहूँ, लोग पाकिस्तान में शायद उनको नहीं पता, जब अदालत के अंदर उनसे पूछा गया कि वो लेकर तो आए, एविडेंसेस कहाँ हैं जिसकी बुनियाद पे आपने एक बंदे को अरेस्ट किया, और उसको आपने डिटेन करने के बाद जहाँ रखा है, डिटेन जिस जगह किया था वो जगह थी जहाँ मर्डर को रखते थे जी, वहां पर वो डेथ सेल के अंदर रखा है। और जब एविडेंस मांगे गए तो कहते हैं जी जान मैंने अल्लाह को देनी है। ये अपना मजाक बनवाया इन्होंने प्रोसीडिंग रिकॉर्ड के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बैठा था? उन्होंने नॉर्कोटिक का चीफ बैठा था, फौजी। ऑनरेबल जज ने कि बताओ इनके खिलाफ क्या निकला है ना, यही आपको बताएंगे जिन्होंने कहा है केस बनाने के लिए हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। तो सर ये मैं आपको बताऊं, ये जो कह रहे हैं ना कि इनके केसेस जो हो जाएंगे, वो मेरिट पे ही होने जा रहे हैं। जो मरियम की बेल का केस है ना, ये जो थे चीफ जस्टिस, वो जो सर वक्त सईद भाई थोड़ा सा रह गया, जरा ही फॉरेन फंडिंग को भी जरा निपटा लेते हैं। अब जरा वो डिसाइसिव मोमेंट आ गया है ना, अब जिस वजह से ज़्यादा जो है वो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि टांगे कांपना, अब वो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है कहाँ पे टांगने की। अब खान साहब को अब जो है वो लग पता चल जाएगा, बहुत जल्दी जो है इसको बारे में से हवा भी निकलने वाली है। फरमाइए। देखें, ये तो बहुत सारी पार्टियां जब दुनिया में बनती हैं
बनने के बाद उन्हें फंडिंग्स आती हैं। ऐसा ही है कि भाई पीपल्स पार्टी बड़ी जबरदस्त पार्टी है, आप जो बड़े बड़े गुरु है ना वो उसको फंड करते हैं कि हमें सेनेटर बना दो, हमें ये बना। ये पार्टी वाहिद पार्टी है जो रिवर्स हुआ जी। बनने से पहले इसको फंडिंग्स हुई कि तुमने ये काम करना है, फिर हमारे साथ मिलके ये करना है अपने इंटरेस्ट में। ज़कात खैरात देना शौकत खानम को इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग, और फंडिंग करना बिल्कुल डिफरेंट है। बड़े बड़े जो थे हमारे वो के इलेक्ट्रिक वाला, देखिए वो किधर गया के इलेक्ट्रिक, पता है आपको उसमें क्या उसका हुआ है? वो जब बिल गेट इधर आया था थोड़े दिन पहले, इमरान से मिलना, इन्होंने कितनी उसकी पब्लिसाइज किया कि बिल गेट खुद उठ के आया और इमरान को शाबाश दी, तुमने इतना जबरदस्त। पता है उसमें बैग क्या था? वो कंफर्म करने आया था कि तारिक नकवी ने वहां पर जो मेरे पैसे इसने डोनेशंस के खाए हैं, इज इट राइट कि वो तुम्हें उसने मनी लॉन्ड्रिंग किया था, इससे कंफर्म करने आया था। इसलिए कि उसने नाम दे दिया ना, ये केस अब अमेरिका में चलने जा रहा है, इंग्लैंड से उठा के उसको लेके जा रहे हैं वहां पर, ऐसा ही है। तो इनके तो एविडेंस के साथ बिलियंस की फंडिंग्स हैं, और उन जगह से फंडिंग्स हैं जैसे सऊदी अरब। सऊदी अरब से तो अलाउ ही नहीं है बिल्कुल फंडिंग, वहां से और कहां से इनको फंडिंग्स हुई हैं, और 8 साल इन्होंने किस तरह उसको मैनिपुलेट टाइम का बाबर साहब के पास जब इसकी फाइल्स पड़ी हुई थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो डिस्क्लोज जब होंगी तो लोगों को पता चल जाएगा। जिसके ऊपर ये दूसरों पे इल्जामात लगाते रहे, वो सारे इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये अभी क्योंकि कुछ कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर इसलिए होगा क्योंकि जब तक जब जजमेंट नहीं आ जाता ना, कोई चीज़ नहीं एस्टैब्लिश की जा सकती। सबको पता है सर, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को पता है कि क्या हो रहा था। बेखबर थे तो मेरे ख्याल में मौसूफ खान साहब भी थे, और फिजिकली जो इलेक्शन कमीशन से इतना नहीं आएगा बैकफ्लैश, इसका आएगा असल कि जब ये साबित होगा कि तुम हर साल एक एफिडेविट देते थे कि मेरी सारी एक और चीजें बनने जा रही है फिर। हाँ 62-63 में आ जाएगा, ये आ जाएगा 62-63 में सीधा आएगा आपका। पीटीआई का चेयरमैन साइन वो करते थे अलवी साहब, और वो कि हमने जो चीजें जमा कराए हैं वो क्या हुआ वाडा का, उसने यही बोला था मेरी नहीं थी नेशनलिटी, बस इतनी सी बात थी, वरना तो 50,000 की नेशनलिटी है। अगर वो कह रहा मेरी नेशनलिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है सर। उसी में तो वो बाहर हुआ तायात हुआ नायल 62-63 में, ऐसे ही। तो ये तो इतना बड़ा बम आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये आप ये होते हैं क्यों नहीं आ रहा, देखें हमेशा राइट टाइम पे राइट बॉल आनी चाहिए। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं उस जगह का जिस दिन इसको अनाउंस करना है उन्होंने, बस जो वक्त आएगा जिस दिन आप देखिए खामोशी से अनाउंस होगा, और फिर जो उन्होंने काम करने होंगे वो सारे कर लेंगे आराम से। ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बाई इलेक्शन का मामला जो है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात हो जाए। देखिए बाई इलेक्शन तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है, ये एक बिल्कुल जैसे लिटमस पेपर समझते हैं, टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ये 20 सीटों में से 18-17 नून लीग जीत गई तो पीटीआई समझने पंजाब से खत्म। राना सनोला साहब क्लेम भी कर रहे थे अगले दिन, और अगर पीटीआई 18-19 जीत गई तो फिर इसका मतलब इमरान के साथ अवाम है वो बाहर निकल आई, जिसके चांसेस 1% मुझे नजर नहीं आ रहे, 1% नजर नहीं आ रहे। ये तो यही शोर मचाएंगे, बेमानी हुई, मगर आप देखिएगा ये 17-18 सीटें उठाएंगे, और उसके बाद जो वर्किंग होगी ना वो जरदारी साहब की होगी। देखिए मैंने आपको बताया था 2 वोट हैं, एक मुस्लिम लीग एक एंटी सारा जो पीपल्स पार्टी के पास था वो पीटीआई ले गई थी। अब जरदारी साहब ने जो गैम्बल किया है वो यही किया है कि जैसे पीटीआई टूटनी शुरू होगी, बहुत खूब, बस वो फिर वो सारे इलेक्टेबल्स उठाने शुरू करेंगे। वो बैठ गए पंजाब में जाके, और वो इंतजार कर रहे हैं इस बाई इलेक्शन का। पूरी सपोर्ट दे दिया उन्होंने नून लीग को। ऐसा ही। मैं एक और चैनल पे था, मुझे कह लेंगे वो पीपल्स पार्टी की थी, मैंने कहा मोहतरमा आपको पता नहीं है, ये जो वोट है ना पीटीआई, ये पीपल्स पार्टी का वोट है। ऐसे ही। बस वो इधर कन्वर्ट हुआ था, अब उसको वापस लेने का वक्त आ गया, और जरदारी साहब अब डिविडेंड खाएंगे उसका, जो इन्होंने 4 साल में राइट टाइम के ऊपर ये लोग बैठे थे, पंजाब के अंदर काम करने वाले लोग हैं ना। और मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ मिस्टेक हुई थी जरदारी 2008 में 10 में जब ये आ रही थी ना पीटीआई, तो जरदारी साहब उसको अप कर रहे थे, जबकि उन्हें ये पता नहीं था नून लीग के वोट नहीं कटेंगे, इनके कटेंगे। ठीक है सईद भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे मामला थे और इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।